हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस 1 का लेसन नंबर 5 हीट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 4th चैप्टर पढ़ा, इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और आज हम लोग 5th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हीट। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हीट का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, जो हीट होता है वो इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो हीट होता है वो एक टाइप की एनर्जी है। अब हीट में हम लोग पहले पढ़ेंगे लेटेंट हीट, फिर एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, साथ ही साथ रीजलेशन, फिर ड्यू पॉइंट ह्यूमिडिटी, और फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये 5 टॉपिक हम लोग क्लियर करने वाले हैं फटाफट। तो इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे वेरियस, जैसे कि कॉन्सेप्ट्स लेटेंट हीट ऑफ फेस ट्रांसफॉर्मेशन, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ह्यूमिडिटी, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेटेंट हीट क्या होता है वो जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लेटेंट हीट समझना है तो हमें एक्सपेरिमेंट करना होगा एक। तो इस एक्सपेरिमेंट में आप लोग लेकर आइए एक बीकर, ग्लास भी ला सकते हैं आप लोग। फिर ग्लास में रखिए बहुत सारे आइस क्यूब्स, बर्फ़ के थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े रखिए आप लोग उसमें। आप लोग घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद उस ग्लास को रखिए आप लोग स्टोव या फिर गैस पर भी आप लोग रख सकते हैं उसको। उसके बाद वहाँ पे रखने के बाद उसको हीट कीजिए। मतलब ये आपका स्टैंड है, ये आपका बीकर, इसमें आइस क्यूब, और यहाँ से आप लोग हीट दे रहे हो। हीट देने के साथ साथ आप लोगों ने उसमें लगाया हुआ है थर्मोमीटर। तो जो एक बर्फ़ होती है उसका टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे। तो जो बर्फ़ का टेम्परेचर होगा वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे। और फिर उसके बाद यहाँ से जब हीट दे रहे हैं हम लोग, तो वो बर्फ़ धीरे धीरे मेल्ट होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनने ही वाली है। तो जब बर्फ़ धीरे धीरे मेल्ट होगी, तो मेल्ट होने के साथ साथ उसका टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम ही होगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट को हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। बट यहाँ पे वो नहीं बढ़ रहा है दोस्तों। यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ये 0 डिग्री सेल्सियस तब तक रहेगा जब तक एक टुकड़ा भी नहीं बचेगा बर्फ़ का। मतलब अगर आपके पानी में एक टुकड़ा भी है बर्फ़ का, तो जो वाटर का टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। जैसे ही सारी बर्फ़ मेल्ट हो जाएंगी, तुरंत इसका टेम्परेचर फिर इंक्रीज़ होता चला जाएगा। लेकिन उससे पहले साइंटिस्टों ने सोचा कि इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस क्यों है। हम लोग एनर्जी तो सप्लाई कर रहे हैं, हीट तो सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से सेल्सियस से ज़्यादा क्यों नहीं हो रहा है। आखिर वो जो एनर्जी हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं वो एनर्जी कहाँ जा रही है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी को अगर हम लोग भेज रहे हैं तो वो ना तो टेम्परेचर बढ़ा रही है और ना तो हम लोगों को वो एनर्जी कहीं और पे दिख रही है। हीट को डिस्ट्रॉय तो किया नहीं जा सकता है, तो ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कहाँ जा रही है। तो उसी का मतलब होता है दोस्तों लेटेंट हीट, मतलब छुपी हुई हीट। तो लेटेंट हीट का मतलब एक हीट जो हमें दिखाई ना दे। जैसे यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहे हैं आप लोग, बट हम लोगों को थर्मामीटर में दिख ही नहीं रहा है, वहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखा रहा है। लेकिन अभी भी हम लोगों को जवाब नहीं मिला कि आखिर वो हीट जा कहाँ रही थी। तो दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि सभी चीज़ें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से बनी होती हैं, और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तगड़े तगड़े बॉन्ड होते हैं। और इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, खास करके आयोनिक बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो जो हीट हम लोग सप्लाई कर रहे थे वो इस बर्फ़ के मॉलिक्यूल को अलग करने में काम आ रही थी। मतलब इनके बीच के जो बॉन्ड्स थे उनको तोड़ रही थी वो हीट, और उनको तोड़ने के चक्कर में उसकी पूरी एनर्जी चली जा रही थी। इसी कारण वो थर्मामीटर का टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखा रहा था, उससे आगे नहीं बढ़ रहा था। क्योंकि जो हीट की एनर्जी है वो मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में ही ख़त्म हो जा रही है। लेकिन जब एक बार पूरी बर्फ़ कम्प्लीटली मेल्ट हो गई तो जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस तक, बढ़ता जाएगा 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। और लास्ट में वो जो वाटर का टेम्परेचर होगा वो पहुंच जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अब 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद उसका टेम्परेचर फिर रुक जाएगा। अब साइंटिस्ट के मन में फिर से डाउट आया कि भाई इसका टेम्परेचर बार बार रुक क्यों जाता है, क्या बीमारी है इसको। 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा वाटर का टेम्परेचर, फिर उसके बाद रुक गया, अभी बढ़ ही नहीं रहा है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद
जब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तो टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि वाटर के बीच के जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो वाटर के बीच के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ने में वो एनर्जी चली जा रही है। क्योंकि वाटर भी तो मॉलिक्यूल से ही बना है। दुनिया में हर एक चीज़ मॉलिक्यूल से बनी है। हम लोग भी अगर फिज़िक्स के नज़रिए से देखें तो हम लोग भी बने हुए हैं मॉलिक्यूल से। फिज़िक्स और केमिस्ट्री के नज़रिए से अगर हम लोग देखें, बायोलॉजिकली तो हम लोग सेल से बने हुए हैं, जो कि ट्रुथ है। तो उन मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में वो एनर्जी चली जा रही थी वाटर की। और अगर वाटर के सारे मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाएंगे तो वाटर कन्वर्ट हो जाएगा वाटर वेपर में, और एक बार वेपर बना तो वो हवा में उड़ जाएगा। उससे ज़्यादा टेम्परेचर वाटर का फिर बढ़ेगा ही नहीं। फिर बीकर है आपका, बीकर का टेम्परेचर भले बढ़ेगा। तो मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर जो था सबसे पहले आप लोग ग्राफ के द्वारा दिखाया गया है। यहाँ पे देखें आप लोग, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ए से लेके बी तक मतलब 4 मिनट तक जो बर्फ़ थी उसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही सेल्सियस रहा। क्यों? क्योंकि जो बर्फ़ थी उसको मेल्ट होने में 4 मिनट लगा और उसके बीच के मॉलिक्यूल्स को टूटने में। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ने लगा। तो जो BC है वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ जो हुआ है, ग्रेडेशन जो हुआ है टेम्परेचर में, वो दिखा रहा है। 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा तो वाटर बॉयल हुआ और वेपर बना। तो इस तरीके से ग्राफ के तौर पे हम लोगों को दिखाया गया है यहाँ पे। तो अभी कुछ डेफिनेशन दिए गए हैं। सबसे पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न मतलब कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने में कितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ एक ऑब्जेक्ट द्वारा, उसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। उसके बाद है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसमें बस आपको सॉलिड से लिक्विड हुआ था पिछली बार, अब की बार इसमें लिक्विड से गैसियस फेस होगा। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड टू कन्वर्ट इनटू गैसियस फेस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब कितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ एक लिक्विड को गैसियस फेस में कन्वर्ट करने के लिए। तो अभी यहाँ पे जब तक बर्फ़ से पानी नहीं बना था तब तक टेम्परेचर था उसका 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस इसका हो गया मेल्टिंग पॉइंट। और एक बार बर्फ़ सारे जब पिघल गए, उसके बाद जब पानी से वेपर बना, तो पानी से वेपर जब तक नहीं बना तब तक टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पता करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को चार्ट दिया गया है। पूरे चार्ट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग वाटर के बारे में पढ़ लें, इतना आपके लिए बहुत ही काफ़ी है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादातर याद रखें, ये सब बाकी एग्ज़ाम में नहीं आता है। तो आप लोगों को लेटेंट हीट समझ में आया। लेटेंट हीट मतलब छुपी हुई हीट। अब आगे बढ़ते हैं रीजलेशन। रीजलेशन मतलब होता क्या है? एक्सपेरिमेंट के द्वारा, इसमें ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट से ही आपको बताया गया है। तो इसमें यहाँ पे आप लोग देखें तो दोस्तों इसमें एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या किया, एक बर्फ़ की सिल्ली को लेकर आए हम लोग, ठीक है। तो बर्फ़ के टुकड़े को अगर हम लोग जब लेकर आएंगे, उसको हम लोग एक टेबल पर रखेंगे। टेबल पर रखने के बाद हम लोग एक धागा लेंगे। धागा लेने के बाद एक तरफ हैवी वेट लगाएंगे 5 केजी तक का, और एक तरफ हैवी वेट लगाएंगे 5 केजी तक का। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का बर्फ़ है, उस पर टाई किया गया है। तो उसके बाद जो आइस है उस पर अगर आप लोग देखोगे तो जो थ्रेड है या फिर वायर है, तो वायर के प्रेशर से जो बर्फ़ है वो धीरे धीरे टुकड़ों में डिवाइड होने लगेगी। और जैसे जैसे ये वायर नीचे जाएगा वैसे वैसे आइस पेनिट्रेट होता जाएगा, मतलब डिवाइड होता जाएगा। तो फिर थोड़ा डिवाइड होगा, थोड़ा डिवाइड होगा, थोड़ा डिवाइड होगा, फिर लास्ट में पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इसमें बर्फ़ अलग नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देखें तो बर्फ़ जितना जो वायर है अगर हाफ पेनिट्रेट हुआ तो ऊपर से जो बर्फ़ है वो दोबारा जुड़ जाएगी। जैसे ही वो और नीचे आया तुरंत वो दोबारा जुड़ जाएगी। तो इसी प्रोसेस को, इसी इवेंट को, इसी फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं रीजलेशन। तो द फिनोमेना इन विच द आइस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर and then reconverts into ice when once the pressure is removed is called as regelation। मतलब एक ऑब्जेक्ट, एक आइस का जब प्रेशर अप्लाई हम लोगों ने किया, जब वायर यहाँ पे लगाया तो वो सॉलिड से लिक्विड में बना, मतलब ब्रेक होने लगा। बट आफ्टर दैट जब आधा पेनिट्रेट हो गया तो प्रेशर ऊपर से हट गया
और एक बार प्रेशर ऊपर से हट गया तो उसके बाद उसका जो टेम्परेचर था वो दोबारा 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, जिसके कारण वो जुड़ गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रीजलेशन। और ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बिकम्स लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू प्रेशर। प्रेशर लगाने के कारण आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, इसी के कारण वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही प्रेशर हटा दिया जाता है, मेल्टिंग पॉइंट तुरंत फिर से आ जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे और वाटर फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाता है। बट ऐसा अगर आप लोग अपने घरों में करोगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रूम टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस इतना रहता ही है समर सीज़न में। अगर आप लोग फ्रिज में ये इवेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस याद रखें। अब आता है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है दोस्तों? एनोमलस मतलब एक एक्सेप्शनल, एक अलग, स्पेशल। तो एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर में सबसे पहले मैं एग्जांपल्स लेता हूँ। समझ लीजिए मैंने एक लिक्विड लिया है कोई भी, ठीक है। लिक्विड को अगर मैं हीट कर रहा हूँ तो जितना ज़्यादा मैं हीट करूँगा उतना ज़्यादा वो फैलेगा, उतना ज़्यादा वो एक्सपांड होगा। और जैसे ही मैं उसे ठंडा कर दूँगा, जैसे ही मैं हीट एनर्जी लगाना बंद कर दूँगा, तुरंत वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा। बट जो वाटर होता है वो अलग ही बिहेवियर करता है। मैंने वहाँ पे लिक्विड कहा, मतलब अगर आप लोग ऑयल ले लो, ऑयल को अगर आप लोग हीट दोगे तो वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और जैसे ही आप लोग उसको कूल करोगे तुरंत दोबारा वो सिकुड़ जाएगा। बट जो वाटर होगा वो एक एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है। वाटर को अगर हम लोग 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस, इसी में उसका एक्सेप्शनल है, बाकी सब में वो नॉर्मल है। तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में जब हम लोग वाटर को हीट करेंगे तो यहाँ पे वो एक्सपांड होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है 0 डिग्री सेल्सियस से। तो मैं जब हीट कर रहा हूँ तो एक्सपांड होने की जगह वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसी के कारण 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा कम होता है। जैसा आप लोग जानते हैं कि डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम घटेगा। तो आप लोग याद रखें कि वाटर का जो एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो वाटर का ये बिहेवियर होता है, इसे हम लोग बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो जैसे आप लोग को बोला जाए कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, तो इतना आप लोग याद रख लें कि जनरली व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर इट एक्सपांड्स एंड कूल्स व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब वाटर however shows exceptional behavior. If we heat water from 0 degree Celsius up to 4 degree Celsius, it contracts instead of expanding. At 4 degree Celsius volume is minimum. If the water is heated further, आगे जब वो हीट किया जाएगा, आगे हीट करने के बाद उसका बिहेवियर जो है वो नॉर्मल लिक्विड्स की तरह हो जाएगा, आगे चल के वो फिर एक्सपांड होने लगेगा। अब एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर को हम लोग होप्स एपैरेटस से स्टडी कर सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक स्टैंड लिया गया है, उस पे लगाया गया है एक बाउल की तरह सिलेंड्रिकल शेप का, और उस पे रखा गया फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर मतलब आइस एंड सॉल्ट। तो फ्रीजिंग मिक्सचर रखा गया है, फ्रीजिंग मिक्सचर के ऊपर एक थर्मामीटर है और एक थर्मामीटर नीचे है, और यहाँ पे बाल्टी रखी गई है। इस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट ना करें आप लोग। तो फ्रीजिंग मिक्सचर के कारण जो वाटर अंदर है उसका टेम्परेचर डाउन होगा। तो वाटर का टेम्परेचर डाउन होने के बाद वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा, पर वो हीट नीचे नहीं पहुंच रही है। तो नीचे जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस की जगह पे 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और तब तक रहेगा जब तक ऊपर वाली वाटर का उस पर असर ना आए। जैसा कि आप लोगों ने कार्टून्स या मूवीज़ में देखा होगा कि जब बर्फ़ का मौसम रहता है, तो ऑगी का एग्ज़ाम्पल ले लें या फिर किसी और कार्टून का एग्ज़ाम्पल ले लें, तो वो जब मछलियाँ पकड़ने जाते हैं तो वहाँ पे ऊपर बर्फ़ जमी रहती है, बट कभी कभी कैसा होता है कि पैर लगता है तो बर्फ़ टूट जाती है और नीचे उन लोगों को पानी दिखता है। मतलब जो बर्फ़ रहती है वो इस एनोमलस होप्स एपैरेटस का ऊपर वाला पार्ट है, ये 0 डिग्री सेल्सियस, और जो नीचे पानी रहता है वो 4 डिग्री सेल्सियस वाला ये पार्ट है। तो इसी तरीके से हम लोगों को होप्स एपैरेटस में बताया गया है कि एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कैसे रहता है जगहों पे। तो जगहों पे भी ऐसा ही रहता है, लेकिन आखिरी में कैसा होगा कि जो
T2 मतलब थर्मामीटर जो पहला है उसमें भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही आ जाएगा थोड़ी देर के बाद, लेकिन तब तक 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा जब तक ऊपर से हीट नीचे नहीं आती। तो अगर आप लोगों को होप्स एपरेटस आया प्रीलियम एग्ज़ाम या सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में, तो होप्स एपरेटस को आप लोग को लिखना कैसे है, सबसे पहले आप लोग लिख दीजिए कि उसमें सामग्री कौन कौन सी लगेगी, फिर उसके बाद चीज़ें कहाँ कहाँ पे कनेक्टेड रहती हैं, डायग्राम को ज़रूर याद रखें, डायग्राम ज़रूर बनाएं, और फिर उसके बाद आप लोग उसमें डिटेल में लिख दें कि हम लोग फ्रीजिंग मिक्सचर ऐड करेंगे जिससे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, बट जो नीचे का टेम्परेचर रहेगा वो 4 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर होप्स एपरेटस से स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखें तो ये आइस लेयर है। आइस लेयर मतलब होप्स एपरेटस की तरह ऊपर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बट जो नीचे एक्वाटिक एनिमल्स है उस पर 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, जिसके कारण वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। अगर नीचे भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो मछलियाँ कैसे ज़िंदा रहेंगी, वो तो बर्फ़ में फिर फ्रीज़ हो जाएंगी, और एक बार फ्रीज़ हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरीके से मछलियों को एक्वाटिक एनिमल्स जो है उनका फ़ायदा होता है वाटर के एनॉमलस बिहेवियर के कारण। तो सोचिए कि प्रकृति ने कितना सोच समझ के दुनिया का निर्माण किया है। तो अब आप लोगों ने सोचा होगा कि होप्स एपरेटस में तो नीचे भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया था, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो आइस होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, हीट को कंडक्ट नहीं करता है, तो इसके कारण ऊपर से कोई भी हीट आती है तो वो नीचे नहीं जाती है। तो ऊपर से जब नीचे की तरफ हीट जाएगी ही नहीं तो टेम्परेचर रह जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसी तरीके से टेम्परेचर उतना ही रह जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं ड्यू पॉइंट और ह्यूमिडिटी। तो एक्वाटिक एनिमल्स पर अगर आप लोग को साइंटिफिक रीजन आया तो आप लोग लिख सकते हो कि बिकॉज ऑफ द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर द टेम्परेचर बिलो द आइस इज़ 4 डिग्री सेल्सियस एंड द temperature of the ice is 0 degree Celsius, as the ice is bad conductor of the electricity, it does not allow the heat to pass through the aquatic animals and hence it is useful for the aquatic animals to live in the winter seasons as well। तो इस तरीके से आप लोग ओन सेंटेंस में भी लिख सकते हो। अब बात करते हैं ड्यू पॉइंट और ह्यूमिडिटी की। तो हम लोग जानते हैं कि अर्थ पे 71% वाटर है, क्योंकि कांस्टेंट इवापोरेशन होता है हमारे अर्थ पे, लगातार इवापोरेशन होते रहता है, जिसके कारण वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में वातावरण में प्रेजेंट रहता है। अब ये ह्यूमिडिटी का मतलब आप लोग को मालूम है, नमी। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जो रहता है वो हमें हेल्प करता है समझने में कि आज का मौसम कैसा रहेगा। और जो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर रहता है एटमॉस्फेयर में उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी। मतलब एटमॉस्फेयर में कितना मॉइस्चर है, कितनी नमी है, उसे हम लोग बोलेंगे ह्यूमिडिटी। एक गिवन वॉल्यूम, एक वॉल्यूम के लिए उसमें स्पेसिफिक टेम्परेचर पे एक लिमिट रहती है कि इतना ही वाटर वेपर वो कंटेंट कर पाएगा। अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाता है वाटर ड्रॉपलेट में। जैसे आप लोग सुबह चाय रखते हो, चाय को अगर आप लोग गर्मा गर्म निकालो और फिर कप को ढक दो, कप को ढकने के बाद अगर थोड़ी देर बाद आप लोग देखोगे तो उस जिससे आप लोगों ने ढका था उस पर छोटी छोटी बूंदें आ जाएंगी। तो मतलब जो नीचे से वाटर वेपर निकला वहाँ पे जाने के बाद उसकी लिमिट ज़्यादा हो गई, जिसके कारण वो कन्वर्ट हो गया वाटर ड्रॉपलेट में। तो इस तरीके से वो प्रोसेस होता है। तो एक लिमिट होती है, लिमिटेशन होती है कि इससे ज़्यादा वाटर वेपर नहीं आ सकता, और अगर आया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर ड्रॉपलेट में। तो द वेपर कंटेंट इन द एयर इज़ मेजर्ड यूजिंग अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। बोर्ड में आ चुका है दोस्तों 2020 मार्च में, इसे रिमेंबर रखें, याद रखें इसे। तो वाटर वेपर जो रहता है उसको हम लोग मेज़र करते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी से, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और जो मास प्रेजेंट रहता है वाटर वेपर में उसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और इसके एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यूनिट्स को भी आप लोग अच्छे से याद रखें। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब एक एयर को सैचुरेटेड बनाने के लिए उसमें कितना वेपर चाहिए उस टेम्परेचर पे, मतलब एक वो मास के पास कितना वेपर है और फिर उसको कितना वेपर चाहिए कि वो सैचुरेटेड हो जाए एयर के साथ, मतलब मॉइस्ट हो जाए एयर के साथ, उसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मतलब कितना चाहिए वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और जो है वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेज़र करने का फॉर्मूला है, ये हम लोग को न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा, ये हम लोग न्यूमेरिकल्स में पढ़ेंगे। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है ड्यू पॉइंट का वो होता है 100%। तो दोस्तों अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से ज़्यादा है तो हम लोग को लगता है कि जो हवा है वो बहुत ही ठंडी है, ह्यूमिड है। और अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से कम है तो हमें ऐसा लगता है कि खामसिन विंड चल रही है, मतलब एकदम गर्म हवा चल रही है।
तो विंटर सीज़न में हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब प्लेन जाती है ऊपर से तो उसके पीछे एक वाइट ट्रेल आता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो एरोप्लेन का इंजन होता है उससे वाइपर निकलता है, और वाइपर निकलने के कारण वहाँ पे वो डेंस होता है, मतलब जो इंजन होता है वो कंडेंस होता है। वाटर वाइपर जब रिलीज़ होता है तो कंडेंस होने के बाद वहाँ पे क्लाउड फॉर्म हो जाता है, और अगर सराउंडिंग एयर जो है उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वाइट ट्रेल बहुत ही ज़्यादा देर तक रहता है, और अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी उधर कम रहती है तो वाइट ट्रेल का जो साइज़ है वो भी कम रहता है और जल्दी वो गायब भी हो जाता है या तो बनता ही नहीं है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया, डे टू डे एग्जांपल से रिलेट किया है। अब यूनिट ऑफ हीट पढ़ते हैं। हीट का जो यूनिट होता है वो होता है जूल, SI यूनिट, और कैलोरी होता है इसका CGS यूनिट। और रिलेशन याद रखें, एक कैलोरी होता है 4.18 जूल। अब आप लोग को लगा होगा कि भाई कैलोरी बड़ा है या फिर जूल बड़ा है। बड़ा जूल ही है, बट कैलोरी का जो जूल का जो रिलेशन है वो अलग तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया। तो इन चीज़ों को याद रखें। 1 कैलोरी इज़ इक्वल टू 4.18 जूल। बोर्ड एग्ज़ाम 2017 में आ चुका है, बी केयरफुल। तो अब 1 कैलोरी हीट और 1 किलो कैलोरी हीट, ये प्रीलियम एग्ज़ाम्स में आया था, फिल इन द ब्लैंक में, MCQ में। तो इन चीज़ों को याद रखें। तो सबसे पहले 1 कैलोरी हीट क्या होता है? 1 कैलोरी हीट मतलब 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, वो भी कहाँ से कहाँ तक, 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट एनर्जी लगी उसको हम लोग बोलेंगे 1 कैलोरी हीट। और अगर वहीं 1 kg वाटर का टेम्परेचर यहाँ से यहाँ बढ़ाने के लिए जो हीट एनर्जी लगेगी उसे हम लोग बोलेंगे 1 किलो कैलोरी हीट। अब आपके मन में डाउट आया होगा कि 1 डिग्री सेल्सियस तो 1 से 2, 2 से 3 ये भी हो सकता है, बट 14.5 से 15.5 ही क्यों? क्योंकि अगर हम लोग किसी और टेम्परेचर पे बढ़ाएंगे तो इसका जो हीट एब्जॉर्ब होगा वो या तो कम हो जाएगा 1 से, या 1 से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे आप लोग 0 से 1 में करोगे तो 1 से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, अगर आप लोग 30 से 31 करोगे तो कम एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो परफेक्ट एरिया है वो है 14.5 से 15.5। अगर इनसे आप लोग हीट एब्जॉर्ब करोगे इस टेम्परेचर पे तो वो 1 कैलोरी हीट एब्जॉर्ब होगी, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं 1 कैलोरी हीट, और इसीलिए हम लोग इतना रेंज रखते हैं। तो अगर 1 kg वाटर का बढ़ाए तो 1 किलो कैलोरी हीट। तो इसी तरीके से क्लियर हो गया कि 1 किलो कैलोरी जो होता है वो 1000 कैलोरी होता है। यही समझाने के लिए हम लोग को बताया गया था। एक इंट्रोडक्शन दिया गया है आपको जेम्स प्रिस्कॉट जूल का। तो ये पहले पर्सन थे जिन्होंने काइनेटिक एनर्जी दिखाई छोटे छोटे पार्टिकल्स की, जिनकी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी की तरह अपीयर होती थी, और एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट करके इन्होंने शो किया हम लोगों को। तो कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी टू वर्क गिव्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये थर्मोडायनामिक्स हम लोग पढ़ेंगे 12th में, तो इसके बारे में हीट एनर्जी कन्वर्जन इसमें पहला लॉ दिया था इन्होंने, इसीलिए यूनिट ऑफ हीट को हम लोग बोलते हैं जूल, इन्हीं का नाम दिया गया है। अब पढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो आप लोग लेकर आओ वैक्स, मोम लेकर आओ आप लोग, और मोम को ऐसा रख दो लाइन से। उसके बाद आप लोग आयरन लो, कॉपर लो और लीड लो। आयरन, कॉपर, लीड को लेने के बाद उसको आप लोग हीट करो। हीट करने के बाद मतलब एक ही टाइम तक, मतलब या तो 3 मिनट तक, या तो 1 घंटे तक, या तो 10 मिनट तक आप लोग उसको हीट करो, और 10 ही मिनट सबको हीट करना है। उसके बाद आप लोग सभी को एक एक करके छोड़ो। पहले आप लोग आयरन को डालो, दूसरी बार कॉपर को, तीसरी बार लीड को। तो सबसे पहली बार जब आयरन जाएगा तो वो इतना नीचे तक पेनिट्रेट कर देगा, मतलब इतना नीचे तक वो मोम को पिघला देगा। कॉपर जो होगा वो इतना ही जा पाएगा, बट जो लीड होगा वो और कम जा पाएगा। इससे क्या साबित होता है कि जो आयरन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कॉपर और लीड से ज़्यादा है। जो कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो लीड से ज़्यादा है, और लीड की स्पेसिफिक कैपेसिटी सबसे कम है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब कितना हीट एब्जॉर्ब हम लोग कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम में सभी के लिए 3 ही घंटा होता है, बट कुछ बच्चे उस 3 घंटे में 80 में से 70 ला जाते हैं, वहीं कुछ बच्चे 80 में से 20 भी नहीं पाते हैं। तो इसी तरीके से ये भी होता है। तो स्फीयर जो सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा वो नीचे तक जाएगा, और जो कम हीट एब्जॉर्ब करेगा वो ऊपर ही रह जाएगा।
मतलब जो प्रॉपर्टी से हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी के बारे में पता चलता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो एक डेफिनेशन दिया गया है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट एनर्जी लगेगी उसे हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। कैपेसिटी नहीं, सिर्फ स्पेसिफिक हीट, तो इसे हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को हम लोग डिनोट करते हैं लेटर सी से। इसका जो एसआई यूनिट है वो जूल पर डिग्री सेल्सियस है और जो सीजीएस यूनिट है वो कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे किलोग्राम, यहाँ पे ग्राम, यूनिट्स को आप लोग याद रखें। अगर आप लोग को ये नहीं याद है कोई बात नहीं, चलेगा, बस वाटर का याद रखते जाए क्योंकि वाटर सबसे ज़्यादा हम लोगों को बताया जाता है इस चैप्टर में। अब ये आपका डेफिनेशन है, न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल्स मैं एक सेपरेट लेक्चर रखूँगा, उसमें आपको बताऊँगा, सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स उसमें आपको पढ़ाए जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं अभी हीट एक्सचेंज। समझ लीजिए आप लोग लेकर आइए एक कोल्ड ऑब्जेक्ट और एक हॉट ऑब्जेक्ट लेकर आइए। एक गर्म ऑब्जेक्ट हो और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट हो जिसमें थोड़ी भी हीट ना हो। तो उसके बाद आप लोग क्या देखेंगे कि जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो कोल्ड ऑब्जेक्ट को भी गर्म कर रहा है। मतलब दोनों का टेम्परेचर धीरे धीरे सेम हो रहा है। जैसे आप लोग बर्फ़ लेकर आए, बर्फ़ को डाले पानी में डालने के बाद आप लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे तो बर्फ़ का जो टेम्परेचर होगा वो पानी के टेम्परेचर की तरह हो जाएगा। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो पानी का जो टेम्परेचर होगा वो बर्फ़ को एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब उसको अपनी तरह बना लेगा। तो हॉट ऑब्जेक्ट की जो हीट होती है वो कोल्ड ऑब्जेक्ट ले लेता है, जिसके कारण जो दोनों की हीट होती है वो सेम हो जाती है। समझ लीजिए एक का टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस, एक का टेम्परेचर है 26 डिग्री सेल्सियस। अगर ये दोनों कांटेक्ट में रखे गए तो दोनों का टेम्परेचर हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। तो यही होता है हीट एक्सचेंज दोस्तों। तो हॉट ऑब्जेक्ट हीट को लॉस करता है और जो कोल्ड ऑब्जेक्ट होता है वो हीट को गेन करता है। तो हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन्ड बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हीट एक्सचेंज के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्पेसिफिक हीट को मेज़र कैसे कर सकते हैं। तो इसको मेज़र करने का 2 मेथड है, एक मिक्सिंग मेथड है और एक कैलोरीमीटर है। कैलोरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हीट को मेज़र कर सकता है। तो कैलोरीमीटर से हम लोग उसको मेज़र कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग को पता चल जाएगा। ये उसके फार्मूले हैं, हीट लॉस्ट बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द वाटर प्लस हीट गेन्ड बाय द कैलोरीमीटर। मतलब एक कैलोरीमीटर भी उसके साथ हम लोग रखेंगे तो जितना टेम्परेचर कैलोरीमीटर लेगा, जितना हीट कैलोरीमीटर लेगा प्लस जितना हीट वाटर लेगा, दोनों को प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा हीट लॉस्ट बाय द कोल्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट। अब हीट गेन्ड बाय द वाटर इक्वल टू मास ऑफ द वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब MC डेल्टा T। ये न्यूमेरिकल पॉइंट है, ये मैं बताऊंगा आपको। ये न्यूमेरिकल दोस्तों ये आ चुका है 2020 बोर्ड एग्ज़ाम में और ये मैंने किया था, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने भी किया होगा। बी केयरफुल, ऐसे न्यूमेरिकल्स जो टेक्स्ट बुक के बीच में से आते हैं ज़्यादातर, तो इन चीज़ों को अगर आप लोग क्लियर रखेंगे तो आप लोग ईजिली पास हो सकते हैं। पास ही नहीं, आप लोग 40 में से 35 एबोव ला सकते हैं। तो बस हमारे वीडियोस को देखते रहें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम आप लोग को पढ़ाएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज के लिए बस इतना ही, और इसके सैम्पल पेपर्स मैं आपको दे दूंगा जून में, जिससे आप लोग इसे सॉल्व भी करेंगे। और तब तक सॉल्व मत करना जब तक सारे डाउट क्लियर ना हो जाएं। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।